वो है जी ग्राहम लॉ ऑफ डिफिएंट और एफिएंट। इस लॉ के मुताबिक ये कहा गया है कि डिफिएंट ऑफ rate of diffusion or effusion of gases is inversely proportional to square root of its density। शर्त ये है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर लेंगे। इस डेफिनेशन को अगर हम आसान लफ्जों में समझें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी गैस के फैलने की जो शरह है वो डिपेंड करती है उसके स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी पे। मतलब कि कोई भी गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसके फैलने की शरह कम होगी, और अगर उसके मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो उसके फैलने की शरह ज्यादा होगी, जिसे मैथमेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है R is inversely proportional to square root of its density। R रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी भी गैस के फैलने की शरह, rate of diffusion। R is inversely proportional to square root of density if temperature and pressure kept constant। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाते हैं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लिया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी R is equal to K over D का स्क्वायर रूट। और ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर टू गैसेस। सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास दो गैसेस हैं और उनके लिए ये इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए हम उस इक्वेशन को कैसे बना पाएंगे? इस इक्वेशन में थोड़ी सी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। फॉर गैस ए इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे R1 इज इक्वल टू होगा K ओवर D1 का स्क्वायर रूट। ये R1 के नीचे 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये इक्वेशन जो है गैस 1 के लिए है या गैस A के लिए है। इसी तरह कोई गैस 2 लेते हैं या गैस B लेते हैं और उसके लिए यही इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं जो ये बन जाएगी R2 इज इक्वल टू होगा K ओवर D2 का स्क्वायर रूट। 2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये इक्वेशन जो है ये गैस B के लिए, ये गैस 2 के लिए है। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन गैस इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पर डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा कि लेफ्ट साइड लेफ्ट पर डिवाइड हो जाएगी, राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगी। हमारे पास ये रेशियो आ जाएगी जो कि R1 और R2 इज इक्वल टू होगा K ओवर D1 का स्क्वायर रूट और K ओवर D2 का स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये वाली वैल्यू K ओवर D2 का स्क्वायर रूट क्योंकि बटे में है ये यहाँ पर आके उलट जाएगी, जो कि कुछ इस तरह लिखी गई है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू होगा K ओवर D1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई ये D2 का स्क्वायर रूट क्योंकि ये उल्ट जानी है तो D2 का स्क्वायर रूट बटा K1। अगर आप यहाँ पर देखें तो K और K दोनों साइडों पर है, हम इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो K अगर कैंसिल होता है तो यही इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू होगा D2 का स्क्वायर रूट ओवर D1 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास दो गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशियो आ गई है उनके डेंसिटी के रिस्पेक्टिव। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं तो यही इक्वेशन मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये जो आपके सामने है। इसमें चेंजेस क्या की गई हैं कि डेंसिटी की जगह मैंने मॉलिक्यूलर मास लिख दिए है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है प्रेशर मोलर मास ओवर RT, और जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये होगा कि जितनी डेंसिटी किसी गैस की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, और जितनी कम उसकी डेंसिटी होगी उतना उसका कम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए मैंने ऐसे लिख दिया कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2। M2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2, और इसी तरह M1 का जो स्क्वायर रूट है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1। ओके, अब देखते हैं जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये ना हमें समझाना, ये
इब्तिदाअन समझाता है कि जी कौन सी गैस ज्यादा डिफ्यूज करने की एबिलिटी रखती है और कौन सी कम, तो हम नतीजा अकस कर चुके हैं कि लाइटर गैसेस जो है वो ज्यादा डिफ्यूज करती हैं एज कंपैरेटिवली हैवियर गैसेस के, और उसका जो डिपेंडेंस है वो है जी उनका मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मेरे पास चार गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, क्लोरीन है और सल्फर डाइऑक्साइड है। इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को देखता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड में से सबसे ज्यादा अमोनिया डिफ्यूज करने की एबिलिटी रखती है। वो इस वजह से कि क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 है, अगर इसे कैलकुलेट करें तो सब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 64 है, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 71 है। तो मॉलिक्यूलर मासेस को अगर हम तरतीब दें असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से तो हम ये देखते हैं जी अमोनिया क्योंकि लाइटर मास रखती है, ये ज्यादा डिफ्यूज करने की एबिलिटी रखती है, ज्यादा फैलेगी। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होगी और इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड होगी। सबसे जो लास्ट में या सबसे जो स्लो डिफ्यूज करेगी वो क्लोरीन होगी। वजह ये है कि क्लोरीन भारी गैस है, क्लोरीन की गैस्ट्री ज्यादा है, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। ठीक है जी, ये चीज तो होगी, लेकिन मैं ये दो गैसेस का नाम लिख चुका हूं जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड है और क्लोरीन है। इसको कैसे समझेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा डिफ्यूज कौन सी करेगी? तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस को देखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आता है 28, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आता है वो भी 28 है। तो क्या कहना चाहेंगे हम? ये कहेंगे क्योंकि दोनों गैसेस का मॉलिक्यूलर मास एक जैसा है तो कोई भी गैस ज्यादा डिफ्यूज नहीं करेगी। इसका मतलब होगा कि दोनों गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो एक जैसा होगा। ओके, तो एक्चुअली रेट ऑफ डिफ्यूजन जो कि मैं बार-बार कह चुका हूं तो वो डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूलर मास पर और उनकी डेंसिटी पर। इन्हीं सारी चीजों को ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर चुके हैं इनको हम एक्सपेरिमेंट से डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब के दोनों सिरे ओपन होंगे। ओके, हम ऐसा करते हैं कि दोनों सिरे अगर ओपन है तो सॉल्यूशंस बना लेते हैं। एक सॉल्यूशन हमारे पास अमोनिया की होगी और दूसरी सॉल्यूशन हमारे पास HCl सॉल्यूशन होगी। हम ऐसा क्या करते हैं जी, एक कॉटन लेते हैं, उस कॉटन को अमोनिया वाले सॉल्यूशन में सोक करेंगे और सोक करने के बाद इस ट्यूब के एक सिरे पर लगा देंगे सिर्फ, और फिर एक नया कॉटन लेंगे और उस कॉटन को HCl के सॉल्यूशन में सोक करें और उसको उस ट्यूब के दूसरे सिरे पर आप लगा दें। होगा फिर ये कि यहाँ पर अमोनिया के कॉटन हमने भिगोकर लगाया है और यहाँ पर हमने HCl का कॉटन भिगोकर लगाया है। और आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, डिफ्यूज होंगे, यहाँ से इधर की तरफ डिफ्यूज होंगे और यहाँ से यहाँ की तरफ डिफ्यूज होंगे। तो हम इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे चेक कर सकते हैं? उसको इस तरह चेक कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हुए देख तो नहीं सकते, मतलब जो इंटरनली रिएक्शन हो रहा है हम इसको फिजिकली देख सकते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ मूव कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट हमें तब नजर आएगी कुछ टाइम के बाद कि जब यहाँ से अमोनिया के मॉलिक्यूल मूव करते करते HCl के मॉलिक्यूल इधर से मूव कर रहे हैं। जब ये दोनों मॉलिक्यूल गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर ट्यूब के एक सिरे पर व्हाइट फ्यूम्स पैदा हो जाएंगे और व्हाइट फ्यूम्स इंडिकेट कर रहे होंगे कि अमोनिया और HCl के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा चुके हैं, केमिकल रिएक्शन हो चुका है। जो हमें ये बता रहा होगा कि अगर ये केमिकल रिएक्शन हो गया है तो हमारा भी आइडेंटिफिकेशन है कि हम इस टेस्ट ट्यूब के उस पॉइंट पर जहां पर हमें व्हाइट फ्यूम नजर आए हैं वहां पर हम मार्क कर लें। और ये हमें बता रहा होगा कि दोनों गैसेस जो कितनी डिफ्यूज कर चुकी है, कितना फैल चुकी हैं। हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, तो स्केल लेंगे तो स्केल को ट्यूब के एक सिरे पर रखकर हमको मैच करेंगे यहां से लेकर यहां तक, और ये को मैच होगी HCl सॉल्यूशन के लिए होगी। इसी तरह उसी स्केल को ट्यूब के दूसरे सिरे पर रखेंगे और उसको मैच करेंगे और ये को मैच होगी हमारे लिए अमोनिया के मॉलिक्यूल की को मैच होगी कि अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने डिफ्यूज कर चुके हैं। तो मैच करने से ये मालूम हुआ कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स
इस टेस्ट ट्यूब में जो कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग थी वो 59.5 सेंटीमीटर मूव कर चुके हैं। और इसी तरह एक्सियल के मॉलिक्यूल जो हैं वो कितना मूव किए हैं 40.5 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब थी तो इसमें से हमें ये तो पता चल रहा है कि अमोनिया का मॉलिक्यूल ज्यादा डिफ्यूज कर चुके हैं और एक्सियल के मॉलिक्यूल कम डिफ्यूज किए हैं। इन्हीं वैल्यूज को मतलब हमारे पास अमोनिया के रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया, हमारे पास एक्सियल का रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया। इनकी मोलर मासेस को तो हम ऑलरेडी जानते हैं। अमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम पर मोल है, एक्सियल का मोलर मास 36.5 ग्राम पर मोल है। ये जो हमारे पास डेटा आया है हम इस डेटा को इस वैल्यू में रखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी जो कि ये थी r1 और r2 इज इक्वल टू m2 का स्क्वायर रूट और m1 का स्क्वायर रूट। तो होगा ये कि यहाँ पर जो मैंने r अमोनिया लिखा हुआ है वो r1 है और r2 की जगह मैंने लिख दिया r8Cl, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। ये डेटा यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1.46। ये वैल्यू हमें क्या चीज बता रही होगी? ये बता रही होगी कि राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड के बराबर है, जिससे ये जो एक्सपेरिमेंट है वो डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, जिससे ये लॉ प्रूव हो रहा है। थैंक यू।